हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस में जो पार्ट 4 है, फोर्थ पार्ट है ना, उसमें पैडागोजी वाला जो पार्ट है उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले एक बार हम सिलेबस का जो जो रेंज है, उसकी जो स्कोप है, उसको एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, तो आरपीएससी ने जो सिलेबस आपको दिया है, ब्रैकेट्स में देखो लिखा है पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये पार्ट 4 पूरा। ठीक है, अब इसमें पार्ट 4 को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा है। पार्ट 4 का पहला भाग, जो दूसरा भाग है वो तो आईसीटी है। हाँ, आईसीटी में तो फिर अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा, है ना। तो वो तो आप खुद पढ़िएगा, कोई बुक लेकर के अच्छी सी, या इंटरनेट की हेल्प लेकर के, है ना, क्योंकि वो फिर सिस्टम्स इंजीनियर तो हम है नहीं जो उसको पढ़ाएं, है ना। ये जो चीज़ें हैं, ये टीचिंग लर्निंग से जिनका संबंध है, ये मैं क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर, है ना। ये तो एक तरह से मतलब उसकी हेडिंग दे दी आपको, पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब पैडागोजी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैडागोजी शब्द का मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ उसके अंतर्गत आता है। तो इसलिए इन्होंने आपको आगे जो है ना चीज़ें बता दी हैं कि भाई पैडागोजी में भी आपको क्या क्या पढ़कर आना है ना। पैडागोजी से संबंधित, पैडागोजी से रिलेटेड, या पैडागोजी में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें इन्होंने पॉइंट्स बना के दे दिए हैं सिलेबस में, मतलब आपको टॉपिक्स दे दिए हैं सीधे सीधे। पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़, है ना। भाई टीचर जो है वो एक कम्युनिकेटर होता है ना। एक टीचर अपने बच्चों को क्लास में जब टीच करता है ना, तो उसकी खुद की टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनका नॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ठीक तरीके से उसको इम्पार्ट नहीं कर पाते, है ना, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप वो नॉलेज जो है वो बच्चों तक पहुंचा नहीं पाओगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा टीचर जिसके पास नॉलेज बहुत सारा नहीं होता, लेकिन उसकी कम्युनिकेट करने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी होती है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बात बच्चों को समझा के आ जाता है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, किसमें, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। तो ये एक टॉपिक दिया है आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज। फिर इसके बाद में टीचिंग के मॉडल्स हैं कुछ, जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग इत्यादि। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसको पढ़ेंगे। फिर प्रेपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रेपरेशन, उसको तैयार करना, और टीचिंग की प्रक्रिया के दौरान उसको यूज़ करना। और फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं, ये हमें पढ़नी है। तो ये पूरा मतलब थ्योरेटिकल है ना। इस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो वही वाली बात है, पढ़कर समझकर हमें उनका आंसर देना है, और पहले अच्छे से चीज़ों को हमें खुद पढ़कर और समझकर जाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन तो इन्हीं चीज़ों में से बनने हैं जो इन्होंने आपको सिलेबस में दी हैं, लेकिन कभी कभी एक आधा सवाल थोड़ा सा दाएं बाएं जाकर पूछ लेते हैं। अब जैसे पैडागोजी वर्ड है, तो पैडागोजी का मतलब क्या है, व्हाट डज द वर्ड पैडागोजी मीन। तो एक बार पहले हम ये पैडागोजी शब्द को समझ लेते हैं कि ये है क्या। आज की जो क्लास है ये मतलब एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें एक तो बताना था हमें आपको कि भाई आपका मतलब ये जो सिलेबस, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फोर्थ पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार मतलब ये जो टर्म है पैडागोजी, इससे हमारी थोड़ी फेमिलियरिटी बन जाए। तो पैडागोजी क्या है, पैडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का आर्ट, पढ़ाने का विज्ञान, उसको पैडागोजी कहा जाता है। आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग इज एन आर्ट। हाँ, पुराने समय में एंशिएंट ग्रीस में, ग्रीस की बात अगर हम करें तो जो मतलब अमीर कुछ रिच लोग होते थे जो अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते थे, है ना, मतलब अपने बच्चों को एजुकेट करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। कुछ रिच वेल्थी लोग होते थे जो अपने बच्चों को जो है वो टीचर्स के पास भेजते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, ये पैडागोजी वर्ड कैसे बना, ये पैडागोजी वर्ड जो है ना ये ग्रीक वर्ड से बना है। वो ग्रीक वर्ड ये है
पैरागोगोज, पैरागोगोज या पैरागॉग, जिसमें पैदा का मतलब है बच्चा, बच्चे, चिल्ड्रन या चाइल्ड। पैदा मीन्स चिल्ड्रन या चाइल्ड। पैरागोगोज शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है पैरागोगोज, जिससे हमारा ये इंग्लिश का वर्ड बना पैडागोजी। पैरागोगोज का मतलब होता है लीडर ऑफ चिल्ड्रन, लीडर ऑफ चिल्ड्रन। पैरागोगोज लिटरली इसका ये मतलब है। तो पैरागोगोज शब्द से ये वर्ड बना पैडागोजी। हाँ, पैडागोजी जो है वो टीचिंग का आर्ट है, टीचिंग की साइंस है। ऐसे भी कहते हैं कि पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स की स्टडी को पैडागोजी कहा जाता है। अब टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस का स्कोप उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉडल्स टीचिंग के, कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना, ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो पैडागोजी के अंतर्गत मैंने जैसे कहा ना कि पैडागोजी वर्ड का मतलब अगर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत कुछ पैडागोजी में आता है, तो उसमें से हमें क्या पढ़ के जाना है वो हमें पता होना चाहिए। तो पैडागोजी का मतलब है आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग। तो उस समय ग्रीस में टीचिंग को एक आर्ट समझा जाता था। टीचिंग वॉज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, टीचिंग को एक कला, एक आर्ट समझते थे। तो जो रिच लोग अपने बच्चों को टीचर्स के पास भेजते थे पढ़ने के लिए, वो उन्होंने कुछ मतलब लोग रखे होते थे, सर्वेंट्स अपॉइंट किए होते थे, जिनका काम होता था बच्चे को अपने घर से टीचर के घर तक लेके जाना, वापस टीचर के घर से अपने घर ले आना। तो वो जो लोग होते थे ना, जो मतलब बच्चों को घर से ले जाने का, ले आने का काम करते थे, वो भी बड़े लर्नेड लोग होते थे, है ना। तो वो भी रास्ते में, मतलब घर से लेकर के टीचर के वहाँ जाने तक का जो रास्ता है, उस रास्ते में वो भी मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताते थे, सिखाते थे, है ना। तो टीचिंग को एक आर्ट समझा जाता था। तो उन लोगों को पैडागॉग्स कहा जाता था, जो बच्चों को ले जाने का और ले आने का काम करते थे। तो उससे ये वर्ड बना पैडागोजी। जैसे पैडागोगोस का मतलब है लीडर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो पैडागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट बट ऑल्सो द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। पैडागोजी में सिर्फ विषय का ध्यान नहीं रखा जाता कि जो सब्जेक्ट हमें टीच करना है, जो विषय हमें पढ़ाना है, सिर्फ उसका ध्यान नहीं रखा जाता, साथ साथ में बच्चों का भी ख्याल रखा जाता है कि वो जो बच्चे हैं जिन्हें हमें शिक्षा देनी है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनके अंदर पहले से कौन सी योग्यताएं हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। इन बातों को भी पैडागोजी ध्यान में रखती है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि पैडागोजी रिफर्स टू Pedagogy refers to the way of teaching students. Students को पढ़ाने का जो तरीका है, उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है pedagogy. It refers to the way of teaching students. इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का आर्ट है, टीचिंग की साइंस है ना। टीचिंग मेथड्स की स्टडी है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, उसके लिए ये शब्द है पैडागोजी, है ना। अब देखो तरीका बहुत मायने रखता है ना। अब पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पढ़ाने की कला आपके अंदर होगी तब आप पढ़ा पाएंगे, तब आप सिखा पाएंगे, है ना। ऐसे हम किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, हमारे अंदर सिखाने की कला होनी चाहिए। वो सेटअप भी होना चाहिए जहाँ बच्चा ये मन बनाकर आया है कि यहाँ मुझे कुछ सीखना है, और सिखाने वाला व्यक्ति जो टीचर है वो भी ये माइंड बना करके आया है कि मुझे यहाँ कुछ ज्ञान देना है, हाँ, नॉलेज इम्पार्ट करना है ना। तो मतलब अब टीचिंग की जब अपन बात करते हैं तो इस फील्ड में बहुत काम हो चुका है, बहुत एडवांस्ड मतलब चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी थियोरीज़ हैं, है ना। साइकोलॉजी वगैरह, एजुकेशनल साइकोलॉजी तो खैर इन्होंने फर्स्ट पेपर में डाल दिया, नहीं तो उसमें भी खूब सारे टॉपिक्स थे आपके, है ना। तो ये जो चीज़ है पैडागोजी जिसको अपन कहते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। क्यों पढ़ाने के तरीके की ज़रूरत है, पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरह से आप अपनी टीचिंग को प्लान करें कि जिससे आपका मैसेज, आपकी बात इफ़ेक्टिवली आपके बच्चों तक पहुँचे, आपके जो लर्नर्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो आप उन्हें सिखाना चाहते हो वो उसको इफ़ेक्टिवली सीख पाएँ। तो इसमें पैडागोजी का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है।
तो pedagogy plays a crucial role in creating meaningful learning experiences for students, है ना। बच्चों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, उनका जो सीखने का अनुभव है वो मीनिंगफुल हो, इसमें आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। With effective pedagogical strategies, educators can engage students in active learning, promote critical thinking skills, and foster lifelong learning habits. अगर आपकी पढ़ाने की स्ट्रेटजी, हाँ, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? स्ट्रेटजी मतलब आपका प्लान, आपकी रणनीति, है ना। पढ़ाने की जो आपकी योजना है, आपका जो प्लान है, वो अगर इफ़ेक्टिव है, आपने अच्छा मेथड चुना है, आपकी जो स्किल और टेक्निक है पढ़ाने की वो बहुत अच्छी है ना, तो इससे बच्चे को, लर्नर को बहुत फ़ायदा हो सकता है ना। इससे जो एजुकेटर है, एजुकेटर किसे कहते हैं? टीचर को, हाँ। एजुकेटर मीन्स एजुकेट करने वाला, एजुकेट करने वाला मतलब शिक्षक, यानी कि टीचर, यानी कि आप, है ना। एजुकेटर्स कैन एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग, है ना। देखो, स्टूडेंट का जो रोल है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो एक एक्टिव रोल होना चाहिए, पैसिव रोल नहीं होना चाहिए, है ना। आजकल जो मतलब नई अप्रोच जो है वो ये कहती है कि बच्चा, क्लासरूम में बैठा बच्चा, विद्यार्थी जो है वो सिर्फ पैसिव नहीं होना चाहिए, उसका खुद का भी, उसके अंदर एक्टिव रोल, उसकी खुद की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। लर्निंग थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, स्पेशली जब बात लैंग्वेज की आती है ना, लैंग्वेज सिखाने की बात आती है, तो लैंग्वेज की जो टीचिंग है, उसकी जो अप्रोच है वो थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यानी बच्चों को भी साथ में एंगेज करके रखो, है ना। उन्हें भी लैंग्वेज को बोलने का मौका दो, हाँ? उन्हें भी मौका दो कि क्लास में वो आपस में बात करें और उस लैंग्वेज को यूज़ करें, टीचर से बच्चे बात करें, इंटरेक्ट करें, है ना। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पेडागोजी, अगर आपकी पेडागोजी, आपका टीचिंग मेथड, आपका तरीका, आपकी स्ट्रेटजी अगर इफेक्टिव है, तो आप स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो अपने साथ, उनके अंदर क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स, मतलब ऐसी आदत डाल सकते हो उन बच्चों के अंदर, है ना, कि वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहें, और जो सीखा उन्होंने वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे, है ना। ये सब तब सब संभव हो सकता है जब आपकी टीचिंग की जो स्ट्रेटजी है, आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो इफेक्टिव हो, ठीक है। मोरोवर, इसके अलावा पेडागोजी एम्फसाइजेज अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन। पेडागोजी में जोर दिया जाता है समझने के ऊपर, ना कि रटने के ऊपर। मेमोराइज करने का मतलब क्या होता है? मेमोराइजेशन माने रटना, क्रैमिंग, ठीक है ना। तो पेडागोजी जो है वो अंडरस्टैंडिंग को एम्फसाइज करती है ना, कि भी बच्चों को चीज़ें रटनी ना पड़े, उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएं। इट एनकरेजेस एजुकेटर्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट where different learning styles are considered, making it easier for students to grasp new concepts, है ना। देखो, सीखने, हर बच्चे की सीखने की अपनी अपनी स्पीड होती है ना। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं। स्लो लर्नर्स मतलब उनकी सीखने की रफ्तार ज़रा धीमी होती है ना। कुछ बच्चों को एक तरीके से बताई गई बात समझ में आती है, तो कुछ बच्चों को दूसरे तरीके से समझाई गई बात जल्दी समझ में आती है। तो हर बच्चे का सीखने का अपना स्टाइल होता है, और हर बच्चे की सीखने की अपनी रफ्तार होती है ना। तो एक अच्छी मतलब अच्छी पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, है ना, एक अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है उसकी खासियत ये होती है कि वो सभी बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स को, उनकी लर्निंग की स्पीड को ध्यान में रख कर के टीचिंग करे, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना आसान हो जाए। खैर, ये तो पेडागोजी वर्ड को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली पेडागोजी है क्या। पेडागोजी का मतलब आपका पढ़ाने का तरीका, है ना। ये टीचिंग की साइंस है, ये टीचिंग का आर्ट है, ये पढ़ाने की विधि है, ये पढ़ाने की अप्रोच है, कुछ भी कह सकते हो। अब ये पेडागोजी जो है ना, टीचिंग, पेडागोजी शब्द अगर बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो उसके स्थान पर आप ये वर्ड याद रख लो। कौन सा? टीचिंग। टीचिंग वर्ड का मतलब तो समझ में आता है ना सबको। तो पेडागोजी वर्ड अगर बार बार कंफ्यूज करता है आपको, तो उसके स्थान पर आप ये वर्ड काम में ले हो। कौन सा? टीचिंग। पेडागोजी मीन्स टीचिंग, तो थोड़ा आसान रहेगा समझना, है ना। तो ये पेडागोजी जो टीचिंग है ना,
अब अलग अलग शब्द काम में लेते हैं हम टीचिंग के लिए। एक टीचिंग वर्ड यूज करते हैं, एक हम वर्ड यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एक तो कहते हैं निर्देश को, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, और एक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचिंग, है ना। तो यहाँ हमारे लिए इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग। हाँ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो टीचिंग है, ये इसके प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। एक होती है टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, टीचर सेंटर्ड टीचिंग, या टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी कहो, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन कहो, या टीचर सेंटर्ड टीचिंग भी आप इसे कह सकते हो। टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड का मतलब टीचर को केंद्र में रखकर, टीचर को सेंटर में रख के जो काम किया जाए वो है टीचर सेंटर्ड। तो ये जो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी है ना, पढ़ाने का ये तरीका जिसमें टीचर सेंटर में होता है, उसको कहते हैं टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। हाँ, ये पढ़ाने की पुरानी परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच है। क्या है? टीचिंग की ये परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें टीचर क्लासरूम में एक अथॉरिटी की हैसियत रखता है। टीचर तय करता है कि बच्चे क्लास में क्या करेंगे। टीचर एक एक चीज़ के बारे में बच्चों को जो है वो डायरेक्शंस देता है, उन्हें ऑर्डर्स भी देता है, उनसे कहता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, क्या पढ़ाना है ना, किस तरीके से पढ़ाना है, पढ़ाने की रफ्तार क्या रखनी है ना, पढ़ाने के लिए मेथड कौन सा काम में लेना है, ये टीचर खुद तय करता है। तो इस तरह की जो टीचिंग है, इस तरह की जो पेडागोजी है, उसे टीचर सेंटर्ड पेडागोजी कहा जाता है। टीचर सेंटर्ड पेडागोजी ऑल्सो नोन एज टीचर डायरेक्टेड और ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन। इसको टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसको ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, ट्रेडिशनल का मतलब वो पुराना, परंपरागत, है ना। It is a teaching approach in which the teacher takes on the central role in the learning process. इसमें टीचर की जो है लर्निंग प्रोसेस में केंद्रीय भूमिका होती है, सेंट्रल रोल होता है। अब किसी का सेंट्रल रोल है, इसका मतलब उसकी मुख्य भूमिका है। तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग जो है, इसमें टीचर की भूमिका मुख्य होती है। टीचर जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है, यानी क्लासरूम में सब कुछ टीचर ही तय करता है। ठीक है। इन this type of pedagogy, the teacher is responsible for delivering information and knowledge to students through lectures, demonstrations and other direct methods. तो इस तरह की pedagogy में क्या होता है कि टीचर क्लास में बच्चों को ज्ञान देता है, इंफॉर्मेशन देता है, लेक्चर्स के ज़रिए या उसकी और जो दूसरे मेथड्स हैं उन मेथड्स के ज़रिए टीचर बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं, टीचर बच्चों को लेक्चर डिलीवर करता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता है। द फोकस इज मेनली ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू टेस्ट्स एंड एग्जाम्स। तो इस तरह की टीचिंग में जो फोकस होता है ना, वो टेक्स्ट बुक लर्निंग मतलब किताबी ज्ञान, है ना, यानी किताब में जो दे रखा है वो चीज़ टीचर बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, और टेस्ट लेकर के, एग्जाम लेकर के बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, है ना। जो पढ़ाया आप उसका इवैल्यूएशन भी तो करोगे ना, उसका मूल्यांकन भी तो करोगे। हाँ, तो बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये पढ़ाने की जो पुरानी परंपरागत पद्धति है, हाँ, जिस पद्धति से, जिस तरीके से हमने भी पढ़ाई की होगी, है ना, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे तो यही तरीका पढ़ाने के लिए काम में लिया गया होगा। हाँ, इसको कहते हैं टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, जिसमें टीचर सब कुछ तय करता है, टीचर क्लास में सेंट्रल रोल प्ले करता है, टीचर तय करता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, पढ़ाने की स्पीड क्या रखनी है ना। और बच्चे जो हैं वो पैसिव लिसनर्स बने रहते हैं क्लास में। पैसिव माने निष्क्रिय। ठीक है। और इसमें फोकस जो है वो किताबी शिक्षा के ऊपर होता है। किताब में दी गई चीज़ें बच्चों को टीच की जाती हैं और बाद में एग्ज़ाम लेकर के, टेस्ट लेकर के बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। इन अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, अब टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की विशेषता क्या होती है? एक ऐसा क्लासरूम जहां टीचर का सेंट्रल रोल है उसे कहेंगे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। इन अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सीन एज पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज
टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं। रेसिपिएंट माने प्राप्त करने वाला, पैसिव माने निष्क्रिय। अब बच्चा चुपचाप बैठा क्लास में बेंच पर टीचर के बताए हुए लेक्चर को, उसकी बताई हुई बात को सुन रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सुन रहा है सिर्फ, तो वो क्या है? वो पैसिव रेसिपिएंट है। तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं नॉलेज के। जो नॉलेज टीचर उन्हें दे रहा है, बच्चों का काम है उस नॉलेज को बस लेना, ठीक है, rather than active participants in their own learning. टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे खुद अपनी लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी खुद की सक्रिय भूमिका नहीं होती, वो खुद एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, वो खुद एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, बस वो चुपचाप बैठे रहते हैं, टीचर उन्हें चीज़ें बताता रहता है और बच्चे उन चीज़ों को सुनकर लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम की विशेषता है, मतलब ये टीचर सेंटर्ड पेडागोजी की विशेषता है या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की खासियत है। देयर इज ऑफन लिटिल रूम फॉर स्टूडेंट लेड डिस्कशंस और क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज, है ना। तो ये तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें कमी यह है कि इसमें डिस्कशन नहीं हो पाता और बच्चों में वो क्रिटिकल थिंकिंग की जो क्षमता है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है, वो बच्चों में डेवलप नहीं होती, है ना। टीचर ने बताया, बच्चों ने सुन लिया, नोट कर लिया, याद कर लिया, है ना। तो बच्चे आपस में डिस्कशन करें, है ना, या बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करें और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो, ये चीज़ें इस ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं हो पाती। दिस अप्रोच relies heavily on rote memorization and does not encourage creativity or independent thinking. ये जो अप्रोच है ना, इसका दारोमदार रोट मेमोराइजेशन के ऊपर है। रोट मेमोराइजेशन माने रटना, रोट मेमोराइजेशन, मेमोराइज करना बाय रोट मतलब चीज़ों को रटना, है ना। तो इस अप्रोच में रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि हर बच्चा जो है ना वो उसकी, हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग है, अलग अलग दिशा में जा सकती है ना। तो नए विचार तभी आएंगे ना जब सब अपने अपने तरीके से सोचने की सबको छूट होगी, है ना। भाई 10 लोग हैं, 10 लोग अगर एक ही तरीके से सोचेंगे तो कोई नया आइडिया तो आएगा ही नहीं। नया आइडिया सामने तब आएगा जब 10 लोगों को ये फ्रीडम दी जाए कि तुम अपने अपने तरीके से सोचो। उनमें से कुछ लोग गलत सोचेंगे, हो सकता है सबकी सोच सही दिशा में जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे विचार सामने आएंगे, कुछ लोगों की सोच बहुत अच्छी होगी जो नया कोई आइडिया आपके सामने ला करके रखेंगे, है ना। तो ऐसे करने से बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है और उनको इंडिपेंडेंट थिंकर बनने का मौका मिलता है। हर बच्चा अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह सोच सकता है। तो ऐसा नहीं होता इसमें, किसमें? इस अप्रोच में। ये अप्रोच जो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देती। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ना टीचिंग की, ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट नहीं करती। इसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनने का मौका नहीं मिलता। इसमें तो टीचर कह रहा है, बच्चे को केवल वो सुनना है, वो फाइनल है। Proponents of teacher-centered education argue that it is effective and efficient as teachers have the expertise and experience to impart knowledge to students in a structured manner. ये जो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी है ना, इसके जो समर्थक हैं, प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्ट करने वाले, एडवोकेट्स इसकी वकालत करने वाले, इसका समर्थन करने वाले, तो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि ये जो तरीका है, जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग है, ये इफ़ेक्टिव है। ये इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो टीचर है ना उसके पास ज़्यादा अनुभव है। अगर बच्चों को इंडिपेंडेंट थिंकिंग का आप मौका दे दोगे तो क्लास में क्या होगा कि पूरी क्लास जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, है ना, और उन बच्चों को नहीं मालूम कि अपनी सोच की दिशा क्या रखनी है ना। तो टीचर जो है, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज़ है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास अनुभव है, तो वो जो पढ़ाएगा वो बच्चों के लिए उपयोगी होगा। इसलिए बच्चों का पैसिव बने रहना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों का पैसिव लर्नर बने रहना बच्चों के लिए जो है वो यूज़फुल है। ऐसा टीचर सेंटर्ड पेडागोजी के जो समर्थक हैं वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। They also believe that it prepares students for the traditional workplace where they will be expected to follow instructions without question. उनका ये भी मानना है कि पढ़ाई लिखाई पूरी करके बच्चे जो हैं वो कहीं जॉब वगैरह करेंगे, है ना,
वर्क प्लेस मतलब ऑफिस, दफ्तर, काम की जगह, कि जो बच्चा पढ़ लिख करके स्कूल से निकलेगा वो बाद में कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करेगा, बाद में कहीं जाके जॉब करेगा तो उसको जो है अपने बॉस के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, है ना। तो एक तरह से ये जो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी है ये बच्चों को उसके लिए तैयार करती है कि जिस तरह से क्लास में तुमने टीचर के ऑर्डर्स को फॉलो किया, है ना, तो तुम एक तरह से प्रिपेयर हो रहे हो उसके लिए, वर्क प्लेस वाले एनवायरनमेंट के लिए, कि जब तुम बड़े होकर ऑफिस जाओगे तो इसी तरह से तुम्हें बॉस के आदेशों को मानना पड़ेगा, ठीक है, बिना सवाल पूछे, विदाउट क्वेश्चन। हाउएवर क्रिटिक्स ऑफ दिस अप्रोच, तो इस अप्रोच के आलोचक भी हैं। भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती ना कि जिसकी सिर्फ तारीफ हो, उसकी बुराई भी होती है ना। तो जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है इसकी आलोचना भी की जाती है, इसके कुछ आलोचक हैं, क्रिटिक्स भी हैं। जहाँ इसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं, समर्थक हैं, तो वहाँ इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं। तो इस अप्रोच के जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इट लिमिट्स स्टूडेंट्स पोटेंशियल बाय नॉट अलाउइंग देम टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल्स, कि ये जो अप्रोच है ना ये बच्चों के पोटेंशियल को, बच्चों की क्षमता को लिमिट करती है, यानी बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। ये जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है यूं तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बच्चों को पूरी तरह से डेवलप होने का मौका नहीं देती, है ना। उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल, कोलैबोरेशन की स्किल बच्चों में डेवलप नहीं होती। कोलैबोरेशन मतलब वो सहयोग से काम करना, है ना, कोलैबोरेट करके एक दूसरे की हेल्प लेकर के काम करना। अब क्लास में टीचर जो है वो बोल रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो रही, है ना। बच्चों को आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मौका नहीं दे रहे, कि भी बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, 4-5 बच्चों को ग्रुप बना करके, और आपने कहा कि तुम 4-5 लोग मिल करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, है ना। तो बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस तरह से बच्चे जो सीखते हैं उसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना। तो बच्चों के अंदर ये कोलैबोरेट करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अच्छे से कम्युनिकेट करने की स्किल डेवलप नहीं हो पाती अगर आपकी जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड है। तो ये टीचर सेंटर्ड टीचिंग की एक कमी है। तो क्रिटिक्स जो हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच के, वो ये तर्क देते हैं भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच चलो यूं तो अच्छी होगी, लेकिन उसमें कमी ये है कि बच्चों के अंदर ये वाली स्किल डेवलप नहीं होती। इट ऑल्सो फेल्स टू एक्नॉलेज द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। अब हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी नीड है, उसका लर्निंग स्टाइल अलग है। अब टीचर सेंटर्ड पेडागोजी में तो क्या होता है, टीचर अपना तरीका, उसने खुद एक तरीका बना रखा है पढ़ाने का, वो उस तरीके से पढ़ाता है। फिर क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो सबका सीखने का तरीका भले अलग अलग हो, लेकिन टीचर का तरीका एक है ना। तो वो जो अलग अलग बच्चों के जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको ध्यान में रख करके टीचिंग नहीं हो पाती है, फिर टीचर अपने तरीके से ही टीच करता है ना। ये एक लिमिटेशन है किसका? टीचर सेंटर्ड टीचिंग का। एडिशनली, इसके अलावा टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स कैन क्रिएट एन अनहेल्थी पावर डायनामिक बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में फील इंटिमिडेटेड और डिस्करेज्ड फ्रॉम स्पीकिंग और शेयरिंग देयर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़। और इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध है ना, हेल्थी रिलेशन, वो नहीं बन पाता। क्योंकि कई बार टीचर जो है ना वो थोड़ा क्लास में बच्चों के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, बच्चों को डांट देता है। अब कुछ बच्चे जो है ना वो दब जाते हैं, डर जाते हैं, वो फिर टीचर के सामने अपनी बात रखने से भी घबराते हैं। मन ही मन में वो टीचर को बुरा भला कहते हैं, या टीचर की एक अच्छी इमेज उन्होंने अपने मन में नहीं बना रखी होती कि ये टीचर तो डांटता है ना, मतलब बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, है ना। तो वो बच्चा जो है मन में उस टीचर को लेकर के एक अलग भावना बना लेता है, एक अनहेल्दी संबंध बन जाता है बच्चों और टीचर्स के बीच में। क्योंकि टीचर जो है वो क्लास में अथॉरिटी की हैसियत रखता है, उसको लगता है कि मैं किसी को बच्चे को डांट सकता हूँ, है ना, मैं किसी भी बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जो होता है या टीचर सेंटर्ड जो इंस्ट्रक्शन है उसकी कमियां हैं। अच्छाइयाँ भी हैं, कमियां भी हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। अच्छाइयाँ ये हैं कि भाई इसमें टीचर के पास एक्सपर्टीज़ है, टीचर को पता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो अगर बच्चों को छूट दे दी जाए तो हो सकता है बच्चे गलत दिशा में चले जाएँ, है ना। तो इसलिए टीचर तय करता है कि उन बच्चों को क्या, कैसे और कितना पढ़ाएं। ये तो इस अप्रोच की एडवांटेज हो गई। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसमें बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होती कम्युनिकेशन करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कोलैबोरेट करने की, ठीक है। तो ये पुरानी अप्रोच है, ये जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है,
ये पुरानी पेडागोजी है। अभी जो नई पेडागोजी है उसको कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी। क्या कहते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित। छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित। One pedagogical approach that has gained popularity in recent years is student-centered learning. Student-centered pedagogy is an approach to education that prioritizes the needs and interests of students rather than focusing on the teacher's agenda. ये एक नई अप्रोच है, ये उससे उल्टी अप्रोच है बिल्कुल। किससे? टीचर सेंटर्ड अप्रोच से। इसमें टीचर का क्या एजेंडा है, टीचर ने क्या सोच रखा है कि मैं ये पढ़ा के आऊँगा, इतने समय में मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा, है ना। इससे हटकर इसमें बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, है ना, उनके अंदर क्या कमियां हैं, उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। अभी हर बच्चे की अलग अलग नीड होती है ना। अब आप क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, पर्टिकुलरली एक स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो, और बच्चों में जो कमी है या उनको जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरी स्किल से संबंधित है ना। तो इसका मतलब आपकी टीचिंग गलत दिशा में जा रही है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में ये होता है कि आप पहले ये पता लगाते हो कि आपके जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, फिर उसके अनुसार आप अपना करिकुलम, अपना मतलब जो पढ़ाने का तरीका है उसको तैयार करते हो। ठीक है। तो इसमें केवल टीचर के एजेंडा के ऊपर फोकस नहीं होता, इसमें बच्चों की नीड्स और बच्चों की रुचि, बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, बच्चों की नीड्स क्या हैं, इसको कंसिडर किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि बच्चों को खुद अपनी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रोल दिया जाता है। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चा जो है पैसिव रोल में होता है ना। बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो सुन रहा है, टीचर बोल रहा है, बच्चा नोट कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है उसको। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है एक्टिव रोल प्ले करता है। स्पेशली ये चीज़ जो है ना, लैंग्वेज की जो क्लास है, जैसे इंग्लिश की क्लास हो रही है, तो वहाँ बहुत मायने रखती है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग चीज़ ऐसी है कि इसमें बच्चे को भी आपको एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ता है, बच्चे को भी आपको एंगेज करना पड़ता है। तो इसमें बच्चों को साथ में एंगेज किया जाता है, उन्हें एक जगह पैसिव बनाकर बैठाया नहीं जाता, उनकी भी सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है। encouraging them to take ownership of their education and supporting them in developing critical thinking skills। इसमें बच्चा खुद जिम्मेदारी लेता है, अपनी एजुकेशन की ओनरशिप बच्चा खुद लेता है, बच्चा खुद ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं खुद अपनी लर्निंग के लिए जिम्मेदार हूँ, है ना। और आप बच्चे को सपोर्ट करते हो कि भी बच्चा जो है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स डेवलप हों, उसके अंदर दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो डेवलप हों। इट प्लेसेस द लर्नर एट द सेंटर। इसमें लर्नर को सेंटर में रखा जाता है। देखो, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी में टीचर सेंटर रोल प्ले करता है, स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी में जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो सेंटर में होता है। ठीक है। प्रोमोटिंग ऑटोनॉमी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। ऑटोनॉमी माने स्वतंत्रता, इसमें बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने लर्निंग की गति खुद तय करें, है ना, तरीका, स्टाइल खुद तय करें। ठीक है। और वो खुद अपने लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो। ठीक है। एज अ रिजल्ट, टीचर्स सर्व एज फैसिलिटेटर्स गाइडिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स एंड प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स। देखो, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी जो होती है, ये वाली, इसमें जो टीचर है ना वो अथॉरिटी होता है। क्या होता है? टीचर क्लासरूम में एक अथॉरिटी की हैसियत रखता है। किसमें? टीचर सेंटर्ड पेडागोजी में। यानी टीचर के पास सारे अधिकार हैं, सब कुछ टीचर खुद तय करता है, क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कितना समय लेना पढ़ाने में, पढ़ाने की स्पीड क्या रखना, है ना। तो टीचर अथॉरिटी है, टीचर ने जो ऑर्डर दिया बच्चों को वो ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी जो होती है, इसमें टीचर फैसिलिटेटर होता है, इसमें टीचर अथॉरिटी नहीं होता, इसमें टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है। फैसिलिटेटर किसे कहते हैं? फैसिलिटेटर मतलब सुविधा प्रदाता, फैसिलिटी देने वाला, काम को आसान बनाने वाला, जो बच्चों के लिए लर्निंग को आसान बनाए,
लर्निंग उनके ऊपर थोपे नहीं, लर्निंग उनके लिए आसान बनाए, उसे कहते हैं फैसिलिटेटर। तो ये याद रखना कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है उसमें जो टीचर है वो फैसिलिटेटर होता है। वो चीज़ें बच्चों के ऊपर थोपता नहीं है ना, वो बच्चों की मदद करता है, बच्चों को थोड़ी ऑटोनॉमी देता है, फ्रीडम देता है कि तुम अपने तरीके से सीखो यार, है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें जहाँ मदद चाहिए आई एम देयर टू हेल्प यू, लेकिन तुम अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो। ठीक है ना, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। इसमें टीचर्स जो हैं फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने खुद की रुचि का टॉपिक लेकर के अपने स्टाइल से सीखें, है ना, अपने इंटरेस्ट की, अपने रुचि की चीज़ों को वो खुद अपने स्टाइल से सीखें। दिस एजुकेशनल अप्रोच रिकग्नाइजेज द डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। अब क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं ना वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी मतलब सोच है और सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते होंगे, कुछ बच्चों को लैंग्वेज जल्दी समझ में आती होगी, कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेते होंगे, है ना। तो सब बच्चे जो हैं डाइवर्सिटी भरी पड़ी है क्लासरूम में, है ना। तो ये जो अप्रोच है ये उस डाइवर्सिटी को कंसिडर करती है कि हाँ हमें मालूम है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, है ना, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं और सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, सबकी अलग अलग वीकनेसेस हैं, सब बच्चों की अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं और सबकी वीकनेसेस भी अलग अलग हैं, इसलिए सबको अपने तरीके से सीखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, इट स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील एम्पावर्ड टू पार्टिसिपेट एंड शेयर देयर आइडियाज। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है ना उसका उद्देश्य है ये क्लास में एक ऐसा माहौल तैयार करना जो सेफ लगे बच्चों को, यानी बच्चा उस माहौल में डरे नहीं। ट्रेडिशनल क्लासरूम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि क्लास में बैठा बच्चा टीचर से डरता है, कहीं डांट न पड़ जाए, कहीं 40-50 बच्चों के सामने मेरी टीचर बेइज्जती ना कर दे, हाँ, कहीं टीचर जो है मेरे पेरेंट्स को ना बुला ले, है ना, कहीं मुझे यहाँ, पहले तो पिटाई होती थी, आजकल बच्चों की क्लास में पिटाई नहीं होती है स्कूल में, हाँ, तो बच्चे बहुत डरते थे, है ना। तो बच्चे जो है वो नए आइडियाज़ टीचर के सामने रखने से भी डरते हैं उसमें। तो ये जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो अप्रोच है, पेडागोजी जो है, इसमें बच्चे को मौका दिया जाता है खुलकर अपने आइडियाज़ को सामने रखने का। एक सेफ माहौल क्लास में बच्चों को दिया जाता है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स जो सबको साथ लेके चले, हर तरह के बच्चे जो है ना उनको कंसिडर किया जाता है कि भाई सब तरह के बच्चों को हम साथ लेके चलेंगे। कुछ बच्चे उनकी सीखने की रफ्तार धीमी होगी, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होंगे, जल्दी सीख लेते होंगे, कुछ एवरेज बच्चे होंगे, सबको हम साथ लेके चलेंगे, है ना, और सबको हम क्लासरूम में सुरक्षित, सेफ महसूस कराएंगे। कोई बच्चा इंसल्ट से नहीं डरेगा कि कहीं टीचर इंसल्ट ना कर दे, कहीं टीचर डांट ना दे। ठीक है, तो हर बच्चा जो है एम्पावर्ड फील करता है और उसको लगता है कि मुझे भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। जो लर्निंग का प्रोसेस है, टीचर जो पढ़ा रहा है, मुझे भी, मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है ना कि वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में ज़्यादातर बच्चे जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चों को तो लगता है कि ये मेरे लिए तो है ही नहीं। जो आगे बैठे कुछ होशियार बच्चे हैं उन्हें टीचर की बात समझ में आ रही होती है बहुत अच्छे से, उसके पीछे जो एवरेज बच्चे बैठे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे एवरेज होते हैं, औसत किसी भी क्लासरूम में देखोगे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, एवरेज बच्चों की। कुछ बच्चे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे बहुत वीक बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं। जो बिलो एवरेज और कमज़ोर बच्चे हैं ना, वो जब क्लास में बैठे होते हैं और टीचर जब कुछ पढ़ा रहा होता है, उन बच्चों को ये फीलिंग आती है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उन चंद होशियार बच्चों के लिए है जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए टीचिंग हो रही है। मैं तो यूँ ही आता हूँ, मुझे घर वाले स्कूल भेजते हैं इसलिए मुझे आना पड़ता है, क्या करूँ, पास होना ज़रूरी है, तो एग्ज़ाम में कैसे भी करके पढ़ के मैं पास हो जाऊँगा, है ना। ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम का ड्रॉबैक है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। इसमें मतलब कोशिश ये रहती है टीचर की कि वो फैसिलिटेटर बन करके, बच्चों का दोस्त बन करके उनके साथ काम करे और बच्चों को ये फील कराए कि वो बच्चे जो हैं सेफ हैं, ठीक है ना, उनकी कोई इंसल्ट करने वाला नहीं है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं। देखो, पेडागोजी के, टीचिंग के, इंस्ट्रक्शन के दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो टीचर सेंटर्ड, दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड। तीसरा एक टाइप और है, ये हालांकि
स्टूडेंट सेंटर्ड का ही यूं समझो कि एक सब टाइप है। ये जो स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी जिसकी बात हमने कही ना, इसी का एक सब टाइप है कोलैबोरेटिव पेडागोजी। कोलैबोरेटिव मीन्स, कोलैबोरेटिव का मतलब जो काम एक दूसरे के सहयोग से किया जाए, एक दूसरे का सहयोग लेकर के किया जाए, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव पेडागोजी ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव लर्निंग। देखो ये एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस का, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव पेडागोजी को देखो ये है ना, ये रहा कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव पेडागोजी को कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहा जाता है। इट इज़ अ कंटेम्प्ररी टीचिंग मेथड। ये पढ़ाने का एक नया तरीका है। कंटेम्प्ररी मतलब आधुनिक, मॉडर्न, नया। इट इज़ अ कंटेम्प्ररी टीचिंग मेथड दैट prioritizes involvement of students in their own learning process. It involves group work where pupils actively engage in tasks or projects together, either individually contributing to a common goal or collectively working on a shared objective. इसमें क्या होता है, देखो बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके सीखते हैं। टीचर क्लास में बच्चों का ग्रुप बना देता है, 6-6, 7-7 बच्चों को। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं तो आपने 6-6 बच्चों के ग्रुप्स बना लिए। हर बच्चे को आपने कोई टास्क दे दिया। अब वो सारे बच्चे, हर ग्रुप को आपने एक टास्क दे दिया। अब उस ग्रुप में जितने बच्चे हैं ना, वो सब मिल करके उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो जब बच्चे उस टास्क को परफॉर्म करेंगे तो वो सीखेंगे और वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने दे दिया कि तुम्हारा जो 6 बच्चों का ग्रुप है, तुम्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आना है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, है ना। तो जो लर्निंग होगी वो कैसे होगी, एक दूसरे के सहयोग से, कोलैबोरेशन से। इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव पेडागोजी, जिसमें टीचर बच्चों को एक दूसरे के सहयोग से सीखने का मौका देता है। जहाँ बच्चे अपने खुद की लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये एक तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी का ही एक टाइप है, कोलैबोरेटिव पेडागोजी। ठीक है। It focuses on active participation and cooperation among students rather than traditional teacher-led instruction. इसमें फोकस होता है बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन पर। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, है ना, और मिल करके काम करें, ना कि वो टीचर लेड इंस्ट्रक्शन जो होता है ना। इंस्ट्रक्शन माने टीचिंग, मैं फिर बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब हम निकालेंगे टीचिंग से। टीचर लेड इंस्ट्रक्शन मतलब वही टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। तो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में तो क्या होता है, बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बच्चे पैसिव रेसिपिएंट्स होते हैं, चुपचाप एक जगह बेंच पे बैठे टीचर की बात को सुनते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। कोलैबोरेटिव टीचिंग में, कोलैबोरेटिव लर्निंग में बच्चे एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, नॉलेज को गेन करने में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमने पेडागोजी शब्द को समझने की कोशिश की, है ना। पेडागोजी मतलब वही पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की प्रक्रिया, पढ़ाने की विधियाँ, पढ़ाने की अप्रोच, पढ़ाने की कला, उसको पेडागोजी कहते हैं। और पेडागोजी के टाइप्स के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल वो जो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं ना, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके यूसेस वगैरह, इनके ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, साथ साथ में इसको पढ़ते रहना। इसमें कुछ नहीं, जो क्लास में मैं चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, इसको आप अच्छे से सुन लोगे ना, और इसको एक बार पढ़ लोगे अच्छे से बाद में, तो बात समझ में आ जाएगी। जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वो की वो वर्डिंग जो क्लास में हमने मतलब यूज़ करी है, वो की वो वर्डिंग एग्जाम में आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। आपको तो पढ़कर समझ कर उसका आंसर देना है ना। तो बात आपकी समझ में आ रखी है तो आप आंसर भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।